रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुए करीब 50 दिन पूरे हो गए हैं। जंग की शुरुआत में लग रहा था कि रूस एक झटके में यूक्रेन को घुटनों के बल ला देगा, लेकिन यूक्रेन की सेना के मुंहतोड़ जवाब से रूस अपने मकसद में पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी दावा किया कि यूएस सेना अपने इतिहास में अधिकृत तौर पर सबसे बड़ा हथियार सप्लाई अभियान यूक्रेन में चला रही है। यूक्रेन की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। दुनिया के कई बड़े देश उसे मदद भेज रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मदद हथियारों की आ रही है। वहीं सबसे ज्यादा कमी वहां खाने और पीने के सामान की साफ नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र पहले ही चिंता जता चुका है कि करीब 32 लाख बच्चों पर खाने की कमी का भयानक संकट मंडरा रहा है। करीब 6 हफ्ते से चल रही इस जंग में अब तक करीब कई लोगों और सैनिकों की मौत हो चुकी है। साथ ही यूक्रेन के कई शहर शमशान में तब्दील और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार रूस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने अब आरोप लगाया कि रूस केमिकल अटैक कर सकता है। इसी बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूसी सेना ने कुछ जगहों पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति भी ऐसे ही आरोप लगाते रहे हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका लगा। बताया जाता है कि ब्लैक सी में विस्फोट में रूसी मिसाइल क्रूजर तबाह हो गया है। इसके बाद मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा के क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। ये जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस विस्फोट में मिसाइल क्रूजर को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन में युद्ध के बीच एक बार फिर न्यूक्लियर हमले का खतरा गहराता नजर आया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक सप्ताह में दूसरी बार न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखे। पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें पुतिन के साथ खड़े एक शख्स के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखा था। अब बेलारूस से एक वीडियो सामने आया जिसमें पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आए। पुतिन कई बार धमकियां दे चुके हैं। 7 दिनों के अंदर पुतिन दूसरी बार एटमी ब्रीफकेस के साथ दिखे हैं। आज रूस यूक्रेन की जंग का 50वां दिन और युद्ध की शुरुआत से अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को यूक्रेन को हेलीकॉप्टर और सैन्य साजो सामान समेत $800 मिलियन की नई सैन्य सहायता को मंजूरी दी और ये सहायता इसलिए दी जा रही है ताकि वो रूसी हमले से खुद को मजबूती से बचा सके। बाइडेन ने सहायता आपूर्ति के समन्वय को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की और उसके बाद सहायता का ऐलान किया। पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ को देश का नया प्रधानमंत्री बनने पर अमेरिका द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दिए जाने पर शुक्रिया अदा किया गया। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने की इच्छा जाहिर की गई। विदेश कार्यालय में कहा कि अमेरिका के साथ अच्छे क्षेत्र और इसके बाहर भी शांति एवं विकास के लिए जरूरी है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। अब उनके खिलाफ एक और मामले में जांच के आदेश जारी। उनके कार्यालय के जो कामकाज रहे उनकी जांच हो रही है और उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें तोहफे में एक नेकलेस मिला था। अब उसी नेकलेस को लेकर बवाल और जांच होने जा रही है। दरअसल इमरान खान को पीएम रहते हुए किसी ने तोहफे में एक कीमती नेकलेस दिया था। अब पाकिस्तानी नियमों के अनुसार तोहफे में मिला वो नेकलेस सीधे तोशखाना में जाना चाहिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक सबवे स्टेशन पर गोलीबारी के आरोपी की पहचान होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले अमेरिकी पुलिस की ओर से आरोपी हमलावर का नाम और तस्वीरें जारी की गई थी। फिलहाल अमेरिकी पुलिस ने ब्रुकलिन के सबवे स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले शख्स जिसका नाम फ्रैंक जेम्स है उसे पकड़ा है। एक अश्वेत नागरिक है और उसकी उम्र 62 साल है। फ्रैंक जेम्स ने न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर 10 यात्रियों को घायल किया था। आजादी के बाद सबसे खराब दौर से गुजर रहे श्रीलंका ने विदेशी कर्ज पर हाथ खड़े कर दिए। श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेलआउट की उम्मीद कर रहा है, लेकिन इससे पहले उसने मंगलवार को कहा कि विदेशी कर्ज को चुकाने की स्थिति में नहीं है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा क्योंकि श्रीलंका पर सबसे ज्यादा कर्ज उसी का है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की। जी हां, आपको दिखाते हैं देश की 10 खास खबरें।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रामनगरी में रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही वो रेल मार्ग से लखनऊ से अयोध्या और काशी जाएंगे। इस दौरान वो अयोध्या के वरिष्ठ संतों के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भुज के के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको लेकर जानकारी दी। बताया 200 बिस्तर वाला अस्पताल कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल होगा। अस्पताल का निर्माण भुज के श्री कच्छी लेवा पटेल समाज ने करवाया है। रामपुर में आईएएस कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। कॉन्क्लेव का आयोजन दोपहर 12:30 बजे होगा। रेल यात्रियों को टिकट बुक करते समय एक बड़ी झंझट से मुक्ति मिल गई है। भारतीय रेलवे ने फैसला लिया कि यात्रियों को अब टिकट बुक करवाते समय जहां जाना है वहां का एड्रेस यानी डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं भरना होगा। कोरोना के चलते रेल टिकट बुक करते समय IRCTC वेबसाइट और ऐप पर डेस्टिनेशन एड्रेस भरना अनिवार्य किया गया था। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली। वर्तमान में 352 किलोमीटर लंबे गुजरात के साबरमती वापी खंड में हर महीने औसतन 200 से 250 पिलर बनाए जा रहे हैं। विभिन्न नदियों पर प्रस्तावित 20 पुलों का काम भी तेजी से चल रहा है। मंत्रालय रोज परियोजना का अपडेट ले रहा है। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा हो गया। यहां केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट में अब तक 6 लोगों की जान गई है। इस हादसे में 9 लोग जख्मी हुए हैं और फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। हादसा एलूर जिले के रेडीगुडेम में हुआ। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की ने स्टेशन की दीवार पर चढ़कर छलांग लगा दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि CISF और पुलिस के जवानों ने मिलकर लड़की की जान बचा ली। CISF के जवानों ने बातों में लड़की को उलझाए रखा और दूसरी तरफ दीवार के नीचे बाकायदा एक चादर लेकर CISF के जवान पहुंच गए ताकि लड़की अगर छलांग लगाती है तो चादर के सहारे उसे बचाया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर बढ़कर 2.39% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते एक दिन में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन कोरोना वायरस का जो संक्रमण है एक बार फिर से दिल्ली में सिर उठा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रच लिया। भारत ने वैक्सीनेशन में 186.29 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण हुआ है, जिसके चलते बच्चों की वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2.38 करोड़ पहुंचा। अलग अलग शहरों में गर्मी का कहर जारी। हालांकि मंगलवार से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। गर्मी से थोड़ी राहत, कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के आसार। इसके बाद प्रदेश में हीटवेव का असर बने रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में तापमान 45 डिग्री के पार तक जा सकता है। चलिए बात करते हैं हरियाणा की और आपको दिखाते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में वन एवं टूरिज्म विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा, अरावली पर्वत को ट्रैकिंग वन सफारी बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के इस्तीफे की अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा, कोई नोटिस सामने नहीं आया है। हरियाणा महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज कांग्रेस मुख्यालय पहुंची। महंगाई को लेकर पूरे हरियाणा में महिला कांग्रेस भाजपा नेताओं से जवाब मांगा जाएगा, घेराव भी किया जाएगा, ये कहना है सुधा भारद्वाज का। राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती खेल को बाहर किए जाने से हरियाणा के पहलवानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस फैसले से पहलवान और कोच बहुत ज्यादा नाराज नजर आए हैं। वहीं सभी ने केंद्र सरकार से आवाज उठाने की अपील की।
राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर करने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर करना दुर्भाग्यपूर्ण। कुश्ती और तीरंदाजी हरियाणा की शान है। राष्ट्रमंडल खेल संघ को दोबारा इस पर विचार करना चाहिए। गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित फायर विभाग के ऑफिस में दमकल विभाग ने फायर सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को फायर संबंधी जानकारी दी, उनको जागरूक किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान दमकल विभाग ने अपनी दमकल गाड़ियों के साथ शहर में एक मार्च भी निकाला। गुरैया प्रजाति के लुप्त होते अस्तित्व को बचाने के लिए नूंह के पिनगवा कस्बे के युवाओं ने अनोखी और अनूठी पहल की है। युवाओं की इस पहल से न सिर्फ गुरैया चिड़ियाओं के खत्म होने का जो खतरा मंडरा रहा था उससे उन्हें बचाया जाएगा, बल्कि भीषण गर्मी में चिड़ियाओं को दाना, पानी और छाया देने का काम भी किया जा रहा है। गुरुग्राम की वाटिका इंडिया नेक्स्ट सोसाइटी में बाउंसरों ने महिलाओं से मारपीट की है। महिलाओं से मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि बच्चों के खेलने को लेकर विवाद हुआ और बाद में मारपीट हुई। सोसाइटी के पार्क में खेलने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत पुलिस लाइन में सरकारी आवास में रह रही महिला सिपाही को डरा धमकाकर दुष्कर्म की एक वारदात सामने आई है। पुलिस ने महिला सिपाही की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बाहरी युवक के पुलिस लाइन में पहुंचने और वारदात को अंजाम देकर निकल भागने को भी पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल की 10 प्रमुख खबरें। हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेश भर में आयोजित होंगे हिमाचल दिवस समारोह। चंबा में हिमाचल दिवस समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विधानसभा अध्यक्ष, वन मंत्री भी शामिल होंगे कार्यक्रम में। हिमाचल दिवस के मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि हम सभी का सौभाग्य है कि हमने वीरों और देवी देवताओं की भूमि पर जन्म लिया। वहीं हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस मौके पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हिमाचल दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्धि, संस्कृति, परंपराओं, वीरों और देवभूमि से प्रसिद्ध हमारा हिमाचल उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, हिमाचल दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमालय। हमीरपुर के बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने महंगाई को लेकर डबल इंजन सरकार को घेरा है और विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी ने जीतकर लोगों को महंगाई का तोहफा दिया, जिसमें कि लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि देखी जा रही है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के खास मौके पर चंबा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन और इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पोंटा साहिब के अम्बोया में एक कार अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी। गनीमत रखी कि इस कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच निकले, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ऊना मुख्यालय के एमसी पार्क के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और कार्यक्रम में प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। जिला मुख्यालय के क्षेत्रीय अस्पताल में जल्द ही ट्रामा सेंटर की सुविधा मिलेगी, जिसे लेकर वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित भूमि का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मदर चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। चंबा के पहाड़ी इलाकों में करीब 2 महीने बाद देर रात भारी बरसात का दौर देखने को मिला है, जिसके चलते किसान बागवान काफी खुश नजर आए। बता दें, पहाड़ी इलाकों में किसानों ने गेहूं, मटर, आलू जैसी कई फसलें लगाई हैं, लेकिन बरसात न होने के चलते फसलें सूखने के कगार पर जा पहुंची थी। चलिए बात करेंगे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की। आपको दिखाते हैं 10 प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआईपी
मोहकमपुर में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के 63वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही CIIP की तरफ से किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक पोस्ट चर्चाओं में। हरीश रावत ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया। लिखा, मेरा स्वास्थ्य और राजनीतिक स्वास्थ्य दोनों स्थान परिवर्तन चाहते हैं। उत्तराखंड से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया जाए। अब हरीश रावत की इस पोस्ट से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोटद्वार में अग्निशमन अधिकारियों ने अग्निशमन सेवा दिवस मनाया। इस दौरान फायर सेफ्टी सप्ताह की शुरुआत। इस दौरान पुलिस और उप अधीक्षक और FSO सुरेश चंद्र ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही लोग आग बुझाने को लेकर जागरूक बने, इसके लिए रैली भी निकाली गई। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड मंडी समिति जयपुर की तरफ से जसपुर क्षेत्र के लोगों को विगत वर्ष किसानों की गेहूं की फसल में आग लगने से क्षति का आकलन और मंडी समिति की तरफ से खलिहान क्षति योजना के तहत कई किसानों को करीब 74,125 रुपए मुआवजा दिया गया। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में सरकारी क्रय केंद्रों ने गेहूं की खरीद शुरू कर दी। जसपुर में खाद्य विभाग की तरफ से 1 अप्रैल से क्रय केंद्रों पर अनाज की खरीद शुरू कर दी गई और 31 मई तक खरीद जारी रहेगी। वहीं किसान अब धीरे धीरे अपना अनाज सीधे मंडी लेकर पहुंच रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार गेहूं के दाम 40 रुपए की वृद्धि के साथ मिल रहे हैं। जसपुर के कासमपुर गांव में इन दिनों तेंदुए का खौफ, जिसके चलते ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति काफी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने विभाग के प्रति अपना रोष जाहिर करते हुए वन विभाग पर अनदेखी के आरोप चढ़े और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो साथ ही तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। यूपी के मुरादाबाद में कलश यात्रा के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां महिलाओं ने योगी और मोदी की प्रिंटेड साड़ियां पहनी। कई साड़ियों पर राम मंदिर की तस्वीरें भी प्रिंट की गई थी। लखीमपुर खीरी के रामपुर चौकी क्षेत्र में पनगी खुर्द पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि तीसरा बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गंडक नदी में एक नाव के पलट जाने से उस पर सवार 3 लोगों की मौत। हनुमानगंज थाना क्षेत्र की पनिया हवा गांव के रहने वाले 10 लोग खेतों में काम करने के लिए एक छोटी नाव में सवार होकर गंडक नदी पार कर रहे थे। रास्ते में खड्डा थाना क्षेत्र के सलीकापुर गांव के पास उनकी नाव डगमगाकर पलट गई।